जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। यहाँ दोस्तों इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। मीरा भाईंदर में भी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के नौघर मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर ठाणे लोकसभा से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार राजन विचारे की आम सभा रखी गई है। ये एक बहुत बड़ी आम सभा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सदर जन सैलाब है ये। और इस आम सभा में किन किन लोगों ने शिरकत की, किन किन पार्टियों नेता है, यह भी आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही यहाँ पर राजनेताओं ने अपने क्या विचार रखे और आम लोगों ने क्या विचार रखे, ये भी इस प्रोग्राम में आपको हम दिखाते हैं। इसके अलावा राजन विचारे जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो भी अभी हम आपको बताते हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। काय सेनेची आवाज वाटत नाही ना, काँग्रेसवाल्यांची आवाज वाटत। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। अरे मित्रांनो, जर तुम्हाला नारे द्यायला असं बोलावं लागेल तर मग गद्दारांची कसा म्हणणार। आजच जिनके लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो बरोबर है, इतिहास जब अपने आप को दोहराता है तो जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और देश में लोगों को गद्दार बनाया, वही सिलसिला आज इस हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में लौट करके वापस आया है कि वही दिल्ली का तक फिर से महाराष्ट्र में लोगों को गद्दारी सिखा रहा है और गद्दार बना रहा है। उसने खाली लोगों को गद्दार नहीं बनाया, तो इस देश की जनता को बेवकूफ भी बनाया। आप और हम सब अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए लोगों के बहकावे में आ गए। किसके है आज कितना है, 100 रुपए। किसी ने कहा कि 400 रुपए का गैस, मां बहनें चूड़ियां देने को निकली थी, मंत्री चूड़ियां देने निकले थे मनमोहन सिंह जी को। आज वो गैस कितने का हो गया है, 1100 का। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार 2 करोड़। आज एम्प्लॉयमेंट के स्केल में दुनिया में हाईएस्ट नंबर पे भारत है। पंतप्रधान पार्लियामेंट में बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, जबकि इनको 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। पंतप्रधान ये कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हम दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की। और पंतप्रधान उसी पार्लियामेंट में कहता है कि हमको फख्र है, गर्व है कि हम 80 करोड़ गरीब जनता को राशन दे रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हो कि दुनिया की 5वीं नंबर की इकोनॉमी है, हाईएस्ट जीडीपी है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर आदमी का सालाना आमदनी हमारी हाईएस्ट है, तो फिर बीपीएल के लोगों की कैटेगरी में 80 करोड़ जनता को राशन आपको क्यों देना पड़ रहा है। और फक्र से ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में भी हम राशन देंगे, मतलब लोगों को वही गरीब रेखा के नीचे रखेंगे। वो अजीत पवार का एक वीडियो फेसबुक पे बहुत बढ़िया चलता है, आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा। काय म्हणतात अजित पवार, आवा म्हणत होतो, नको हे कमळाबाई कमळाबाई, घड्याळ बघा घड्याळ बघा। आता कसं वाटते, कारगर वाटते। 400 रुपयाचा गॅस 1100 रुपये झाला, आता कसं वाटते, घ्या कमळाबाई, घ्या कमळाबाई। 50,000 रुपयाची बाईक होती, आता लाख रुपये वाटते, लाख रुपये झाले, आता कसं वाटते। अहो घड्याळ म्हणत होतो, ऐकलं ना मला, कमळाबाई कमळाबाई कमळा, घ्या आता डोक्यावर कमळाबाई। मतलब ये इंटरनेट और इस पर भी आजकल बहुत मजेदार चीज चलती है, सब पॉलिटिकली भी चलती है, मगर उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है।
जिन लोगोंनी बोला कसं वाटते ते जाऊन तिथे बसले. आता आपल्याला त्यांना विचारलं लागेल, अजितदादा कसं वाटते? गारगार वाटते. कमलाबाईकडे येऊन बसले, आता कसं वाटते? गारगार वाटते. 70,000 कोटीचा तुमच्यावरती भ्रष्टाचारचा आरोप होता, ते आता निघून गेला, आता कसं वाटते? आता गारगार वाटत असेल तुम्हाला. या देशावरती आणि समाजकारणावरती कळंक पुसण्याचं काम, कळंक लावण्याचं काम जर कोणी केलं असेल, या भाजपच्या लोकांनी केलं. ज्यांनी राष्ट्रवादी फोडून त्या बाजूला गेले त्यांनी केलं, ज्यांनी सेना फोडलं त्यांनी केलं. मोदीजी की गॅरंटीच्या जाहिराती करता. अहो तुम्ही गॅरंटीचं बोलता, पण तुमच्या गॅरंटीला वॉरंटी कुठं आहे हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. 2014ला तुम्ही म्हणला होता 2022ला देश महासत्ता होईल, आणि आज 2024ला तुम्ही सांगताय देश 2047ला महासत्ता होईल. काळा पैसा परत आणण्याची गॅरंटी दिली होती. काय झालं त्या गॅरंटीचं? प्रत्येकाच्या खात्यावर 15 लाख जमा करतो म्हटला होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? दरवर्ष 2 कोटी नोकऱ्या देतो म्हटला होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देणार होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबवणार होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? महागाई कमी करणार होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभा करणार होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? हिंदू मिलमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभा करणार होता. काय झालं त्या गॅरंटीचं? काय झालं मेक इन इंडियाचं? काय झालं स्मार्ट इंडियाचं? काय झालं स्किल इंडियाचं? काय झालं स्टार्टअप इंडियाचं? काय? जय महाराष्ट्र। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पे उपस्थित सारे नेतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। समय कम है पर मैं आप लोगों को एक चीज साझा करने जा रही हूँ। कल मैंने एक भाषण में कहा, और मुझे आज सवेरे से वो वीडियो वायरल हो रहा है, और मैं सर खुजा कर सोच रही हूँ, गद्दारों को गद्दार नहीं कहूँ तो महात्मा कहूँ। आप मुझे बताइए मित्रों, क्या ये सही है? गद्दारों को गद्दार नहीं कहे, ये आपको मंजूर है क्या? ये आपको मंजूर है क्या? ये आपको मंजूर है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र को मंजूर नहीं है, महाराष्ट्र की जनता को जरूरी नहीं है ये कहना कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। गद्दारों को गद्दार ही कहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही मीर जाफर को लेकर। मीर जाफर को हुए काम किए, गद्दारी की 200 साल हो गए उनकी। अगर पीढ़ियां 7 पीढ़ियां कह रही हैं कि आज तक हमारे ऊपर ये कलंक नहीं हटा है, तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, ये जो कलंक आपने लगाया है, आपकी 7 पीढ़ियों को क्या महाराष्ट्र को ये भुगतना पड़ेगा। और वही काम हम सही करने जा रहे हैं। इसलिए आपके बीच आए हैं कि राजन विचारे जी को भारी बहुमत से जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। इतने भारी बहुमत से जिताना है कि जब आप ईवीएम का बटन दबाएं, जब आप ईवीएम का बटन दबाएं तो उसका अलार्म बेल कहाँ बजना चाहिए? दिल्ली के साथ साथ गुजरात में। पता है कि गुजरात में ही लढाई मला वाटतं ही अभी नाही तो कभी नाही. मला वाटतं मी 10 वर्षात काही कामं केली आहेत ते आपण बघितले असेल, त्याबद्दल मी बोलणार नाही. ते आपल्या घरी त्याचं परिपत्रक, त्याचा अहवाल, त्यानंतर वचननामा, या सर्व गोष्टी आपल्याकडे पोहोचतील. परंतु ही लढाई साधीसुधी नाही. मी ज्या ठाण्यामधून त्या ठिकाणी गेले 35 वर्ष काम करतोय, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, त्याचबरोबर आमचे गुरुवर्य धर्मवीर आनंदीकर साहेब यांच्या प्रेरणेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी 35 वर्ष त्या ठिकाणी मी शिवसेनेचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी पक्षांनी सुद्धा मला भरभरून दिलं. मला न कांग्रेस, एससीपी, शिवसेना और उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी के सभी लोग मौजूद थे। इससे बड़ी बात यह है कि लोगों में इतना जोश देखा हमने, ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों ने तय कर लिया है कि हम सब मिलकर इस बार भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। इस बार ये इलेक्शन में सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि देश की जनता इलेक्शन लड़ रही है, और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को, यानी एनडीए के जो ये घटक दल है, इस सबको हराएंगे, और इस देश में एक ऐसी सरकार आएगी जो जनता की सरकार होगी।
जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, महिला, पुरुष सबको सम्मान मिलेगा। एक ऐसी सरकार आएगी जो पूरे देश के अंदर मोहब्बत पैदा करेगी, रोजगार देगी और लोगों की मदद करेगी। क्या कहेंगी मैडम, आज के कैसे रहा? आज के कैसे रहा? अच्छा रहा, और आएंगे तो राजन विचारे साहब भी आएंगे। आमची का खरंच शिवसेना आहे विशाल क्या कहेंगी आज की सभा के बाद कैसा लगा आपको? क्या क्या उम्मीद है? बेस्ट, बहुत अच्छा था। आएंगे? आएंगे, हमारा दिल बोलता है कि आएंगे। देखिए, राजन विचारे जी जो हैं वो हमारे सिटिंग एमपी है, दो वक्त के। पिछले 2 टर्म्स उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। जिस तरह की उनकी छवि है, साफ सुथरी छवि है, और सबसे बड़ा सबूत यही है कि वो अपना पक्ष छोड़ के नहीं गए, अपने पक्ष के साथ वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ा उनका प्रूफ है। और जब हाथ ने मशाल को थाम लिया है तो उनकी जीत पक्की ही है। मैं उनको पेशगी मुबारकबाद देती हूँ मीरा भाईंदर के नए तीसरी बार सांसद चुने जाने। थैंक यू। अभी राजन विचारे साहब बहुत भारी मतों से जीतेंगे, और ये हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ की जो जनता है वही बता रही है कि राजन विचारे साहब इस टाइम पे भारी मतों से जीतकर आएंगे। लेकिन दूसरे प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम राजन विचारे साहब हमने जिताया था, अब हम पे वो तो फेकोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो तो जुमलेबाजी की बातें कर रहे हैं, और हम लोग जुमलेबाजों पे हम लोग नहीं जाते। जिन्हें हम चाहते हैं हम दिल से चाहते हैं, और जुमलेबाजी हमें पसंद नहीं है। और राजन विचारे साहब ने यहाँ पे 10 सालों के अंदर जितना काम राजन विचारे साहब ने किया हुआ है, इतना मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से या बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया कोविड के टाइम पे, आपने क्या किया ना? या जब यहाँ पे कोविड के टाइम, जब महामारी में जब इतना भागम दौड़ी, हर जगह भागम दौड़ी चल रही थी, हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली नहीं थे, और उस टाइम पे जब हर एक लोग हाहाकार के अंदर दुआई दे रहे थे, उस टाइम पे हमारे जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी भी हर जगह पे खाली जुमलेबाजी, भाषणबाजी कर रहे थे। और वहाँ पे प्रधानमंत्री साहब कहते थे कि आप थाली बजाओ, और थाली जब बजाई जाती है बोलते हैं यहाँ पे थाली के अंदर थाली बजाओ। मैं आपको बता दूँ, थाली के अंदर जब डंडा बजाया जाता है, खेतों के अंदर डंडा बजाया जाता है, खाली चिड़िया उड़ाने के लिए बजाया जाता है। थाली बचाने से कोविड दूर नहीं होता है। एक पहला ये सवाल कि 2 दिन पहले जो रैली निकली थी शिंदे गुट की, तो उसमें हमारे नरेश मस्ती जो है उनका मानना था कि वो 4 लाख से अधिक वोट से जीत हासिल करेंगे, एक। और दूसरा ये कि आप 10 साल सांसद रहे और आपने कोई भी निधि नहीं लाया, आपने किसी प्रकार का विकास नहीं किया, सिर्फ आपने महानगर पालिका के कामों का श्रेय लिया। मेरे ख्याल से मेरा जो अहवाल है उस तक है, काम किया है। सांसद का काम क्या रहता है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कॉरपोरेशन, ये तीनों जो ये है उनके माध्यम से वो काम करने का। एमपी फंड है तो एमपी फंड जाता है, लेकिन केंद्र की मतलब सांसद का काम क्या है, रेलवे स्टेशन है या तुम्हारे सेंट्रल की जो भी योजना है वो काम है, या बाकी की योजना है। जैसे कि अभी मेरा रोड स्टेशन है, पहले 10 साल पहले क्या था, अभी वो मेरा रोड स्टेशन आपने देखा होगा कि उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अपना जो